रैना सकपका गई, पर अगले ही पल जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता अर्नब। हो सकता है तुम दोनों के बीच अब सब पहले जैसा न रहा हो, तो शायद उसने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ। इतना बोलकर उसने मन ही मन खुद से कहा, वाह रैना वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, एक तीर से दो शिकार। अब आएगा मजा। रैना खुद से बातें कर आंखों में नकली आंसू लिए अर्नब की तरफ मुड़ी और सुबकते हुए बोली, पर अर्नब, इन सब में मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है? एक तो पहले ही मेरा प्यार किसी और का हो गया और अब ये सब। ऐसे में कौन मुझे अपनाएगा? रैना की बात सुनकर अर्नब ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और माथा सहलाने लगा। फिर रैना को जाते देख अर्नब ने उसे रोकना चाहा, पर रुक गया। रैना ने केबिन से निकलते ही आंसुओं को उंगली से झटका और मुस्कुराते हुए बोली, आज के लिए इतना ही काफी है। कल तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा अर्नब, एंड आई एम श्योर तुम उस सरप्राइज को झेल नहीं पाओगे। इधर अर्नब ने जोर से अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटके और इंटरकॉम से कॉल कर रोनित को बुलाया। रोनित कुछ ही मिनटों में उसके केबिन में था। रोनित बोला, सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अर्नब ने उसकी तरफ देखा और कठोर आवाज में कहा, मैं जो तुमसे अभी कहने जा रहा हूँ, मेक श्योर वो किसी और को पता न चले। क्या मैं इतना भरोसा तुम पर कर सकता हूँ? रोनित जल्दी से बोला, बिल्कुल सर, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अर्नब होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया। दूसरी तरफ मेंशन में अनिका ने आज पूरे दिन आराधना और मेघना के साथ मिलकर हर फंक्शन के लिए ड्रेस और ज्वेलरी सिलेक्ट कर ली थी। जब दोनों ड्रेसेस देख रही थीं, तो अनिका और आराधना की बॉन्डिंग देखकर अक्षता जल भुन गई। पर अब उसका कोई पैंतरा काम का नहीं था। इसीलिए अक्षता को इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि अब अनिका ही इस घर की बहू बनेगी। मेघना और आराधना के समझाने पर मीना भी समझ गई थी और उसने अनिका को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब सिर्फ शादी में 14 दिन ही बचे थे। शादी से एक हफ्ते पहले अनिका को अपने मायके में जाकर रहना था और बाकी रस्में वहीं से करनी थीं। पर तब तक अनिका को मेंशन में ही सबके साथ रहना था। आराधना आज अनिका को अपने रूम में लेकर आई। ये पहली बार था जब अनिका अर्नब और आध्या के अलावा किसी और के रूम में गई थी। अनिका रूम में खड़ी सभी चीजों को अच्छे से देख रही थी कि अचानक ही उसे आध्या की कही बात याद आई। इस घर में सबसे बड़ा कमरा बड़ी माँ का है। और ये सच भी था। आराधना का रूम सच में बड़ा था। आनिका पूरे रूम को अपनी काली आंखों से एक्सप्लोर कर रही थी। वहाँ एंटीक फ्लावर वॉस और पेंटिंग के साथ साथ एक लकड़ी की एंटीक रॉकिंग चेयर भी थी। आराधना अलमारी के सामने खड़ी कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे वो मिल गया और वो अनिका की तरफ मुड़ते हुए बोली, अनिका देखो और बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है। आराधना के हाथ में बहुत ही खूबसूरत कंगन थे, जो पुराने जमाने के डिजाइन के और प्योर गोल्ड के थे। आनिका ने उन कंगन को देखते हुए कहा, माँ, ये बहुत खूबसूरत है। आराधना ने पूछा, तुम्हें ये पसंद आए? आनिका ने कंगन को निहारते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आराधना बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब ये मैं तुम्हें दूंगी। तुम फेरों से पहले इन कंगन को अपने हाथों में पहन लेना। चलो दिखाओ पहनकर। अगर ये तुम्हारे साइज के नहीं हुए, तो मैं इन्हें तुम्हारे साइज का बनवा दूंगी। आराधना ने अनिका को कंगन पहना दिए। कंगन उसके हाथों में लूज थे। ये देखकर आराधना बोली, अच्छा हुआ अभी चेक कर लिए, अब शादी तक ये सही होकर आ जाएंगे। अनिका झंझकते हुए बोली, माँ, हमें ये नहीं चाहिए। आराधना बोली, बेटा, ये एक रस्म है जो सालों से इस घर में चली आ रही है। हमारी सास को उनकी सास ने और हमारी सास ने हमें और मेघना को दिया था। अब ये हम तुम्हें दे रहे हैं और मेघना अपने कंगन अपनी बहू को देगी और फिर भविष्य में तुम ये अपनी बहू को दोगी। अनिका ने शर्म से पलकें झुका ली। उसे शर्माते देख आराधना मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, थक गई होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो। अनिका अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी और वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। पर अनिका ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। माफ करिए, मैंने आपको देखा नहीं। एक औरत जिसकी उम्र यही कुछ 40 साल रही होगी, उसने कहा, अरे नहीं बहू रानी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैंने भी नहीं देखा था।
अनिका ने उसके हाथों में पकड़े कपड़ों की तरफ देखते हुए पूछा, आंटी, ये कपड़े लेकर आप कहाँ जा रही है? उस औरत ने कहा, बहू रानी, ये कपड़े अर्नब बाबा के हैं। स्त्री होकर आए हैं, बस उनके ही रूम में रखने जा रही हूँ। लाइए, ये कपड़े मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। इतना बोलकर अनिका ने उसके हाथ से कपड़े ले लिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। वो अर्नब के रूम में आई और बेड पर कपड़े रखकर कबर्ड खोलकर देखने लगी। कबर्ड के अंदर के हालात देखकर अनिका ने खुद से कहा, चल बेटा अनिका, लग जा काम पर। तेरा पति एक छोटा बच्चा है, जिसे अब तुझे ही संभालना है। अर्नब की कबर्ड में सारे कपड़े बिखरे हुए थे। अनिका ने गले से दुपट्टा निकालकर कमर में बांधा और कबर्ड में कपड़े सजाने लगी। सारे कपड़े सही से रखकर उसने गहरी सांस ली और खुद से बोली, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अनिका ने हाथ झाड़कर अपना दुपट्टा ठीक किया और जाने को हुई। तभी उसकी नजर नीचे गिरे एक लिफाफे पर गई। उसने लिफाफा उठाया और खोल कर देखने लगी। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका के हाथ में अर्नब की टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसे देख वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंद टपक कर सीधे रिपोर्ट पर गिर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद पर काबू पाया और अपने भीतर उठते भावनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करने लगी। अनिका के तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने कांपते हाथों से रिपोर्ट को वापस एनवेल्प में डाला और उसे कबर्ड में छिपा दिया। उसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली, जो आज उसे अचानक पराया सा लग रहा था। अपने आंसू पोंछते हुए वो भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ कॉलेज में जैसे ही अध्या क्लास से बाहर निकली, किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अध्या के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने धीरे से अर्चित के हाथ को हटाते हुए खुद को छुड़ाया और बोली, अर्चित, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, सब देख रहे हैं। अर्चित ने दोबारा उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, तो देखने दो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरे 2 दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ। अध्या हल्का सा धक्का देकर बोली, चलो कैंटीन में चलकर बात करते हैं। अध्या और अर्चित दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अध्या उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे कल रात तुम पगडे जाने वाले थे। अर्चित ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यार, बाल बाल बचा हूँ। ऑलमोस्ट ही ने पगडच ही लिया था। अध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर संजीदगी से बोली, अच्छा ये बताओ, आखिर कब तक तुम अपनी दी से हमारे रिलेशनशिप को छुपाओगे? अर्चित बोला, मेरा छो, मैं तो आज भी दी को सच बता सकता हूँ। तुम बताओ, तुम अपने भाई को कैसे बताओगी? अध्या मासूमियत से बोली, ना बाबा ना, मैं भाई से बात नहीं करूंगी, बात तो तुम्हें ही करनी होगी। अर्चित आंखें बढ़ी कर बोला, ओ हेलो, तुम्हारे भाई से मैं बात नहीं करने वाला। मुझे उन्हें देखकर ही डर लगता है। और दूसरे वाले भाई, उन्हें तो मैं जानता तक नहीं। अध्या हंसते हुए बोली, अगर भाइयों से इतना डरोगे तो उनसे मेरा हाथ कैसे मांगोगे? अर्चित मुस्कुराते हुए बोला, दी है ना, मैं दी से कह दूंगा, वो मेरे बदले तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग लेंगी। अध्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओ हेलो, भूलना मत, तुम्हारी दी और मेरे भाई के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। अर्चित उदास होकर बोला, हाँ यार, पता नहीं ये लोग बिजनेस को लेकर आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। समझ नहीं आता, ये पहले जैसे दोस्त कब बनेंगे? अध्या ने एक लंबी आह भरी, सही कहा तुमने। दूसरी तरफ आयुषी बार बार अपने हाथ को देख रही थी। वो खुद से बुदबुदाई, क्या मैंने सच में उन्हें थप्पड़ मारा? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? वो ख्यालों में खोई ही थी कि तभी बेल बजी। आयुषी क्लास की तरफ बढ़ी थी कि उसे अध्या दिखी, जो अर्चित की बाहों में हाथ डाले हंसते हुए आ रही थी। आयुषी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया है। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, पर नजारा वही था। आयुषी के मन में कहा, क्या ये अध्या का बॉयफ्रेंड है? उधर ऑफिस में आर्या अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा आईना था, जिसमें वो अपना चेहरा देख रहा था। थैंक्स गॉड, रात के 8 बज रहे थे। सुजीत एक क्लब में दाखिल हुआ। वो सीधे एक प्राइवेट रूम में गया, जहां उसके हमउम्र 2 दोस्त डेविड और रॉय उसका इंतजार कर रहे थे। सुजीत को देखते ही वे खड़े हो गए।
पर सुजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? तू कुछ परेशान लग रहा है, डेविड ने पूछा। सुजीत झुंझलाकर तेज आवाज में बोला, कुछ ठीक नहीं है। मैंने उस औरत को देखा। किस औरत को? रॉय ने हैरानी से पूछा। उसी औरत को जिसके पति का उस रात हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। सुजीत ने एक एक शब्द पर जोर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डेविड हकलाते हुए बोला, क्या? कहाँ मिली वो? क्या उसने तुझे पहचान लिया? सुजीत शून्य में ताक रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना। और यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छे से याद है कि उस रात उसने मेरा चेहरा देखा था। डेविड ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, देख भाई, हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर उसने मुंह खोला तो हमारी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुजीत चौंक कर बोला, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अगर उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो तो याद रखना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रॉय गुस्से में चिल्लाया, यह सब तेरी वजह से हुआ है। किसने कहा था तुझे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए? न हम वहां जाते न वो हमें देखती। डेविड जहर उगलते हुए बोला, हॉस्पिटल जाकर भी तो वो मर ही गया था। अच्छा होता उसे सर डेक पर ही छोड़ देते। सुजीत ने नफरत से कहा, कितने कमीने हो तुम दोनों। अपने आप को बचाने के लिए एक और गुनाह करोगे? रॉय ने उसे टोकते हुए कहा, ज्यादा शरीफ मत बन। अब ये बता कि वो मिलेगी कहाँ? चेहरा तो उसने हम तीनों का देखा था। डेविड ने कुछ सोचते हुए पूछा, पर उसने तुझे पहचाना क्यों नहीं? सुजीत ने ठंडी सांस ली। पता नहीं, पर मैं उसे अपने ही घर में मिला था। उसकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है। डेविड और रॉय के पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी सुजीत का फोन बजा। कॉल मेघना की थी। वो बात करने के बाद वापस आया और बोला, मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। उसके जाते ही डेविड ने रॉय की तरफ देखा। रॉय, सुजीत की तो वो रिश्तेदार बन जाएगी, पर हमारा क्या? अगर उसने हमें पहचान लिया तो हम सीधे जेल जाएंगे। रॉय बोला, सही कह रहा है, हमें इस बारे में कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ सुमित्रा अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ कई सारे सवाल थे। सुमित्रा ने तस्वीर से बात करते हुए कहा, मैंने उसे पहचान लिया है, पर मैं उसका नाम कैसे लूं? अगर मैंने सच बताया तो अनिका की खुशियां बिखर जाएंगी, और अगर खामोश रही तो आपके साथ अन्याय होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी पीछे से आवाज आई, माँ। सुमित्रा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुद्दा कर देखा। वहां सुरभि खड़ी थी। क्या हुआ माँ? आप रो रही थी? नहीं तो, आंखों में कुछ चला गया है। सुमित्रा ने बात घुमाने की कोशिश की। सुरभि ने उससे गले लगकर कहा, आप कितना भी छुपाओ माँ, पर आप रो रही थीं। क्या अनिका की याद आ रही है? सुमित्रा ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी आयुषी भी अंदर आई और नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, क्या माँ, कभी हमें भी याद कर लिया करो। सुरभि बोली, पागल, माँ अपने बच्चों को एक जैसा प्यार करती है। सुमित्रा ने दोनों को गले से लगा लिया, पर उसके मन का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। आराधना ने पूरे घर में अनिका को ढूंढा, पर वो उससे कहीं नहीं मिली। किसी को भी नहीं पता था कि अनिका कहाँ गई है। ये पहली बार था जब अनिका बिना बताए कहीं गई थी। अनिका के घर में न होने की खबर अर्नब के कानों में भी गई, और उसने हाथ माथे पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। आराधना अर्नब के पास जाकर बोली, अर्नब, क्या तुम्हें अनिका ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है? अर्नब सिर झुकाए बैठा था। वो जवाब जानता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से कैसे कहे। उसने कुछ कहने के लिए होठों को हिलाते हुए सिर ऊपर किया और कुछ बोलने ही वाला था, तभी अध्या ने जोर से कहा, बड़ी माँ, भाभी आ गई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। अनिका हाथ में पूजा की थाल लिए अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस होठों पर एक मुस्कान थी। अर्नब तो उसे एक तक देखता ही रह गया। उसने सोचा नहीं था कि अनिका वापस भी आएगी। अनिका को देखकर वो खुश हुआ, हालांकि उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। अनिका आराधना के पास जाकर उसके उनके पैर छूने लगी। आराधना ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तुम मंदिर गई थी? अनिका ने मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ। आराधना बोली, हमें बताती, हम भी साथ चलते। अनिका बोली,
सॉरी माँ, आज संडे था तो सब सो रहे थे, इसलिए मैं अकेले ही चली गई। आगे से मैं आपको बताकर जाऊंगी। आराधना ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। ओके, जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। इस बीच अर्नब की आंखें अनिका पर ही टिकी थीं। वो एक तक उसे ही देख रहा था, पर अनिका ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। अर्नब समझ गया कि वो उसे इग्नोर कर रही है। वो खुद से बोला, तुम्हारा ऐसा बिहेव करना जायज है। मुझे खुशी इसी बात की है कि तुम मेरी बात मानकर रुक गई। थैंक यू अनिका, मेरी बात मानने के लिए। अनिका रूम में आई और खुद को ढीला छोड़ते हुए एकदम से बेड पर बैठ गई। उसने जिन भावनाओं को अब तक अपने अंदर छुपा रखा था, वो अब उसकी आंखों से बहने लगी थीं। उसके अंदर बेइंतहा दर्द भरा था, पर उसके गले में आवाज नहीं थी। उसे कल रात की अर्नब की बातें याद आ रही थीं। कल रात अनिका ने जब अर्नब से पूछा, आपने वर्जिनिटी टेस्ट क्यों करवाया, तो अर्नब एकदम से चौंक गया। उसने पलटकर अनिका को देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे और आवाज दर्द से भारी थी। उन आंखों में उसे गुस्से की झलक भी दिखी। अर्नब उसके पास आया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अनिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अर्नब ने अपने बढ़े हुए हाथ की धीरे से मुट्ठी बना ली। अर्नब बोला, तुम्हें कैसे पता चला? अनिका ने अपना हाथ उठा दिया। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखकर अर्नब ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। क्या अनिका उसकी बातों पर भरोसा करेगी? कोई भी लड़की इस बात पर एक लड़के को सपोर्ट क्यों करेगी? अर्नब के मन में ऐसे ही कई सवाल चल रहे थे। अर्नब ने सोच लिया था कि वो अनिका से झूठ नहीं बोलेगा और सब सच बता देगा। उसने गहरी सांस ली और अनिका को सब बता दिया। अर्नब के मुंह से सच सुनकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। शायद उसके कानों ने जो सुना, उस पर अनिका को भरोसा नहीं हो रहा था। अर्नब ने उसे देखा तो वो बिना पलकें झपकाए उसे देख रही थी। अनिका ने फिर पूछा, आपने ये टेस्ट क्यों करवाया? अर्नब बोला, क्योंकि मुझे उस रात का कुछ याद नहीं। मेरा यकीन करो अनिका, मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि जब मैं उसके घर से निकल गया था तो वापस कैसे गया। अर्नब के माथे पर सिलवटें थीं और चेहरा उलझन से भरा था। उसने एक कदम अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए मैंने ये टेस्ट करवाया। पर रिजल्ट तो पॉजिटिव है अर्नब जी। अब क्या कहेंगे आप? अनिका की आवाज में रूखापन था। अर्नब बोला, हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव है और यही मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मन अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अर्नब ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अनिका ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से में बोली, छुइए मत मुझे, दूर रहिए मुझसे। अनिका जाने लगी। तभी अर्नब ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, प्लीज अनिका। अनिका ने अर्नब की तरफ देखे बिना कहा, मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी। अर्नब बोला, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें रोकने का हक खो चुका हूँ, पर फिर भी अनिका, मेरे लिए ना सही, माँ के लिए प्लीज रुक जाओ, जब तक मैं उन्हें ये सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा लेता। अनिका ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और उसके साइड से निकल गई। अनिका के जाते ही अर्नब ने दीवार पर 2-3 मुक्के मारे। उसके हाथ से खून बहने लगा था। हालांकि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। इधर अनिका ने खुद ही अपने आंसू पोंछे और उठकर बालकनी में चली गई। उसने ग्रिल को कसकर मुट्ठी में भर लिया और पलके झपकाए बिना एक शीट में देखने लगी। तभी बेड पर पड़ा उसका फोन साउंड हुआ। अनिका कमरे में आ गई और फोन देखने लगी। अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और फोटोज आए हुए थे। जैसे ही अनिका ने फोटोज देखे, उसके हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बेड के सहारे बैठ गई। अनिका ने एक नजर फोन को देखा और फिर उठाकर पटक दिया। उसका फोन कई टुकड़ों में बिखर गया। रैना जोर जोर से हंस रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बिल्ली थी। रैना बिल्ली का सिर सहलाते हुए बोली, जाओ किटी, तुम भी थोड़ा एंजॉय करो। इतना बोलकर उसने बिल्ली को छोड़ दिया और खुद हंसते हुए एक हाथ पेट पर रख लिया।
अर्नब की बीवी बनकर पंख निकल आए थे तेरे, बहुत हवा में उड़ रही थी। अब देखा कैसे रैना मित्तल ने एक ही बार में तेरे सारे पंख काट दिए। अब बता अनिका। मिश्रा। ओह सॉरी मिसेस ओबेरॉय। कैसा लग रहा है तुझे अपने ही पति को किसी और की बाहों में देखकर? रैना खुद से बात कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर रैना के होठों पर मुस्कान आ गई। डोंट वरी मिस्टर बत्रा, आपका बेटा मेरे पास बिल्कुल सेफ है। तो आप ये रोना धोना बंद करिए और जाकर अपने पेशेंट को देखिए। फिर रैना ने कॉल कट करते हुए खुद से कहा, सोचा था तुम्हें आज सरप्राइज दूंगी अर्नब, पर आज तो संडे है, तो तुम अपनी फैमिली के साथ संडे मनाओ। वो कहते हैं ना, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, तो तुम्हारे हिस्से का सरप्राइज मैंने तुम्हारी बीवी को दे दिया। इतना बोलकर रैना फिर से हंसने लगी। 2 दिन बीत गए थे, अनिका अर्नब के सामने नहीं आई। अर्नब उसे देखने के लिए बेचैन था। वो जैसे ही उससे मिलने या उसे देखने जाता, अनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। अर्नब परेशान होकर वापस अपने कमरे में आ जाता। अर्नब लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अद्या उसके कमरे में आई। भाई, आपने बुलाया? अद्या की आवाज सुनकर अर्नब ने उसकी तरफ देखा। अनिका कैसी है अब? अद्या उसके पास जाते हुए बोली। भाई भाभी तो ठीक हैं, भाभी को क्या होगा? अर्नब ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम बताओ, उसने खाना खाया? अद्या बोली, हाँ, उन्होंने मेरे साथ ही खाया है। अर्नब ने अद्या की तरफ देख कहा, काम में इतना बिजी हो गया हूं, तुम लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अद्या मुस्कुराने लगी। अर्नब बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अद्या जल्दी से बोली, अच्छी चल रही है भाई। फिर अगले ही पल डरते हुए बोली, भाई, आपके और भाभी के बीच सब ठीक तो है ना? अर्नब ने नजरें लैपटॉप में गड्ढ ली और बोला, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ सो जाओ। अद्या ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गई। अनिका बेड के क्राउन से सटकर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं। ये देखकर अद्या बोली, लगता है भाभी सो गई हैं। अद्या अनिका के पास गई और उसके हाथ से किताब लेने लगी। जैसे ही अद्या ने अनिका का हाथ छुआ, वो चौंक गई। भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप लेटिए। अद्या ने अनिका को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से ढककर बोली, मैं अर्नब भाई को बुलाकर लाती हूँ। अद्या जाने लगी, तभी अनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और धुंधली आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं अद्या, उन्हें मत बुलाओ, मैं ठीक हूं। अद्या बोली, भाभी, आपको बहुत तेज बुखार है और आप कह रही हैं कि आप ठीक हैं? नहीं, मैं अभी भाई को बुलाकर लाती हूँ। अद्या उससे हाथ छुड़ाकर अर्नब के कमरे में चली गई। अंदर आते ही अद्या ने घबराते हुए कहा, भाई, भाई, भाभी को बहुत तेज बुखार है। अर्नब लैपटॉप पर काम कर रहा था। अद्या की बात सुनते ही चौंक गया और लैपटॉप बंद करता हुआ उठा और उसके कमरे में चला गया। अर्नब अनिका के माथे और हाथ को छूते हुए बोला, अनिका को तो सच में बहुत तेज बुखार है। अद्या घबराते हुए बोली, अब क्या करें भाई? अर्नब बोला, यहाँ डॉक्टर को बुलाया तो सब परेशान हो जाएंगे। अनिका को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अद्या बोली, भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अर्नब बोला, नहीं, तू यहाँ रहकर सिचुएशन हैंडल कर। कोई पूछे तो कहना मैं अपने रूम में काम कर रहा हूँ और अनिका सो रही है, ओके? अद्या ने सिर हिला दिया। अर्नब अनिका को गोद में उठाए पीछे के रास्ते से बाहर चला गया। अनिका को बिठाकर उसने सीट बेल्ट लगाई और खुद ड्राइव करने लगा। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला हुआ था और दूसरा हाथ अनिका के गाल के नीचे था। वो उसके सिर को सहारा दिए हुए था क्योंकि उसका सिर बार बार एक तरफ झूल रहा था। अर्नब बीच बीच में एक नजर उसे देख लेता, पर अनिका को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अर्नब दर्द में बोला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुमने खुद को मेरी वजह से बीमार कर लिया। क्यों अनिका, क्यों किया तुमने ऐसा? हॉस्पिटल पहुंचकर एक बार फिर अर्नब ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर ले गया। अंदर जाते हुए उसने एक वार्ड बॉय से कहा, कॉल हिम डॉक्टर बत्रा। वार्ड बॉय सिर हिलाते हुए डॉक्टर बत्रा को बुलाने चला गया।
डॉक्टर बत्रा के आते ही अर्नब ने घबराते हुए कहा, चेक हर इमीडिएटली, शी इज अनकॉन्शियस। डॉक्टर बत्रा 35 वर्षीय मध्यम वर्ग के पुरुष थे। अर्नब की उनसे अच्छी जान पहचान थी। अर्नब को इतना टेंस देखकर बत्रा ने उसे समझाते हुए कहा, टेक इट इजी अर्नब, मैं उसे चेक करता हूँ, तुम बाहर जाओ। डॉक्टर बत्रा के कहने पर अर्नब बाहर चला गया। डॉक्टर बत्रा अनिका को चेक कर बाहर जाने लगा कि तभी सका फोन बजा। कॉल उसकी बीवी की थी। उसने एक नजर अनिका को देखा, वो बेहोश थी। इसलिए डॉक्टर बत्रा कॉल रिसीव कर अपनी बीवी से बात करने लगा। दूसरी तरफ से उनकी बीवी की रोनी आवाज आई, कब तक? और कब तक मैं अपने बेटे से दूर रहूंगी? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पर अब तक आप उसे नहीं लाए। डॉक्टर बत्रा ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, रिमी, अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं और टूट जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता? पर मैं मजबूर हूं, हमें उसकी बात माननी होगी, वरना वो हमारे बेटे को। बोलते हुए वो रुक गए और फिर कुछ सेकंड रुककर बोले, मैं बाद में बात करता हूं। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने अनिका की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं। उन्होंने कर्टन्स लगाए और कर्टन्स के दूसरी तरफ जाकर किसी को फोन किया। फोन रिसीव होते ही डॉक्टर बत्रा ने कहा, तुमने अब तक जैसा कहा मैंने वो सब किया, अब तो मुझे मेरा बेटा दे दो रैना। कॉल के दूसरी तरफ से रैना बोली, इतनी भी क्या जल्दी है बत्रा तुम्हें अपने बेटे से मिलने की? मैं उसका वैसे ही ख्याल रख रही हूं जैसे तुम रखते हो। सो चिल करो और इंतजार करो मेरी शादी होने का। जैसे ही मेरी शादी होती है उसके अगले दिन ही तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। डॉक्टर बत्रा ने गुस्से में कहा, अगर अर्नब ने तुमसे शादी नहीं की तो तब क्या? रैना बोली, कैसी बात कर रहे हो बत्रा, ये शादी तो होकर रहेगी। डॉक्टर बत्रा ने अर्नब को समझाते हुए कहा, वो ठीक है, अब उसे बस तेज फीवर था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तुम थोड़ी देर बाद उसे ले जा सकते हो। पर मन ही मन वो खुद से बोला, आई एम सॉरी अर्नब, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। आई एम सॉरी, मैं मजबूर था। अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा। अर्नब डॉक्टर से बात करके अनिका के पास चला गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया। वो धीरे धीरे अनिका के हाथ को सहला रहा था। उसने प्यार से अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों इतना स्ट्रेस लिया तुमने कि तुम बीमार ही पड़ गई? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं अनिका, पर तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। तुम्हें खोने का ख्याल तक मुझे डरा जाता है। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर तुम्हें खो नहीं सकता। अर्नब ने अपनी बात कर कर अनिका के माथे को चूम लिया और उसे प्यार से देखने लगा। करीब 1 घंटे बाद अनिका ने अपनी आंखें खोली। वो हॉस्पिटल में थी। अनिका ने पलकें झुकाई तो देखा अर्नब उसके हाथ को थामे बेड के किनारे सर टिकाए सो रहा था। वो हौले से मुस्कुरा दी। उसने धीरे से अर्नब के हाथ के नीचे से अपना हाथ खींचा और उसके सर को सहलाने लगी। अनिका के ऐसा करने से अर्नब की भी आंखें खुल गईं। अनिका को होश में देखकर उसने जल्दी से उसके माथे और हाथ को छूते हुए कहा, तुम ठीक हो अब? अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, घर चले? अर्नब हौले से मुस्कुरा दिया। वो उठने लगी तो अर्नब ने उसे उठने नहीं दिया और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ठीक हूं अब, नीचे उतारिए मुझे, मैं चल सकती हूँ। अर्नब बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी ठीक नहीं हो। ठीक होती तो इस तरह बेहोश नहीं होती। वो दोनों जब घर पहुंचे तो सुबह के 3 बज रहे थे। अद्य अभी भी उनके इंतजार में जाग रही थी और उसके बगल में आर्या भी बैठा हुआ था। जब आर्या मिडनाइट पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में पानी नहीं था। वो पानी लेने निकला तो अद्या के रूम की लाइट जली देख उसकी तरफ बढ़ गया। अद्या को परेशानी में टहलते देख जब आर्या ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तभी से दोनों बैठे अर्नब और अनिका के आने का इंतजार कर रहे थे। अनिका को अर्नब की बाहों में देखकर दोनों एकदम से उठे और पास जाकर बोले, भाई, भाभी कैसी हैं अब? अर्नब बोला, थोड़ा सा फीवर था, अब अनिका ठीक है, तुम दोनों भी जाकर सो जाओ।
ओके भाई, गुड नाइट भाई, गुड नाइट भाभी। बोलते हुए दोनों अपने रूम में चले गए। अर्नब अनिका को लेकर अपने रूम में आ गया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम यहाँ रहना नहीं चाहोगी, बट आज की रात यहाँ रह जाओ। प्रॉमिस, मैं तुमसे दूर रहूंगा। इतना बोलकर अर्नब जाने लगा। तभी अनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब ने मुड़कर देखा तो वो उसका हाथ थामे आंखों में देख रही थी। अनिका ने बहुत प्यार से उससे बैठने को कहा तो अर्नब बैठ गया। अनिका बोली, मुझे बताइए, उस रात क्या हुआ था? अर्नब उस रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो बोला, तुम क्या जानना चाहती हो उस रात के बारे में? अनिका ने कहा, सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरी आंखों में देखकर बताइए, उस रात क्या हुआ था? अर्नब खामोश हो गया। उसने पलकें झुका ली। अनिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, बताइए क्या हुआ था? अर्नब ने एक गहरी सांस ली और सब बताने लगा। उस रात केक कट होने के बाद मैं पार्टी के बीच से ही निकल गया था, पर बाहर आते आते अचानक मेरा सर भारी हो गया और मैं गाड़ी से सट कर खड़ा हो गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। मैंने बहुत कोशिश की अपनी आंखें खोलने की, पर खोल नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं रैना के साथ उसके कमरे में था। ये कहते हुए अर्नब ने फिर से अपनी नजरें झुका ली। अनिका ने बेहद प्यार से पूछा, आपके बेहोश होने और होश में आने के बीच क्या हुआ? आपको कुछ पता है? अर्नब ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं अनिका, मुझे नहीं पता क्या हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे कुछ याद नहीं। अनिका उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रही थी। अर्नब की आंखें मासूम थीं। वो चीख चीख कर कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। अनिका हौले से मुस्कुराई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। फिर वो धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगी। अर्नब को कई दिनों बाद आज सुकून मिला था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्नब को सोता देखकर अनिका मन ही मन खुद से बोली, सच क्या है? ये मुझे जानना ही होगा और सबके सामने लाना भी होगा। अगली सुबह अनिका के चेहरे पर खुद के प्रति गुस्सा न देखकर अर्नब खुश था। उसका दिल अब काफी हल्का हो गया था। वो अपने इस एहसास को छुपा नहीं पाया और अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नब के इस तरह लिपटने से अनिका भी हौले से मुस्कुरा दी। तभी अर्नब ने कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अनिका धीरे से हाँ कह दिया। अर्नब की पकड़ डीडीएच उस पर और कस गई और उसने अनिका के गाल को अपने होंठों से छू लिया और बोला, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। फिर अर्नब ने अनिका को अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं जानती अनिका, तुम्हारा साथ मुझे कितना स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी से भी डीडीएच सकता हूँ। परेशानियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अनिका ने सिर हिला दिया। अर्नब ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और बोला, प्यार क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया है। प्यार कैसा होना चाहिए ये तुमने मुझे बताया। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है अनिका कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। अनिका उसकी बात पूरी होते ही बोली, एक सच्चा साथी कैसा होता है ये आपने मुझे बताया। प्यार की कोई हद होती तो मैं बता सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, पर मेरा प्यार आपके लिए बेहद है। इतना कहकर अनिका उसके सीने से लग गई और अर्नब ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। अर्नब के ऑफिस जाने के बाद अनिका आराधना के पास गई। अनिका को अपने रूम में देखकर आराधना सरप्राइज हुई थी। फिर अगले ही पल होंठों पर मुस्कान लाते हुए उसने कहा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आओ। अनिका अंदर गई तो आराधना बोली, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो अनिका के चेहरे पर आए भावों को भांप गई थी। अनिका झिझकते हुए बोली, हाँ माँ, वो मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जाना चाहती हूँ, उसी की परमिशन चाहिए आपसे। आराधना ने एकदम से मना कर दिया, नहीं, तुम्हारी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तुम बार बार बाहर निकलोगी तो चेहरे का ग्लो चला जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि शादी के दिन मेरी बहू फीकी दिखे। मैं तो चाहती हूँ तुम सबसे सुंदर देखो।
बोलते हुए आराधना ने अनिका के गाल पर हाथ रख दिया। अनिका भी मुस्कुरा दी और आराधना के हाथ पर अपना हाथ रखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, माँ बस आज, कल से मैं घर में ही रहूंगी। आराधना बोली, इतना जरूरी काम है तो जाओ, पर जल्दी आना। अनिका ने सिर हिला दिया और रूम से बाहर आ गई। वो ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आई थी। अनिका ने रिसेप्शन पर डॉक्टर बत्रा का कैबिन नंबर पूछा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनटों बाद वो डॉक्टर बत्रा के कैबिन में उनके सामने बैठी थी। डॉक्टर बत्रा अनिका को देखकर शॉक्ड थे, पर अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ बोले, मिसेस ओबेरॉय, आप, क्या अब आप ठीक है? अनिका मुस्कुराते हुए बोली, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर बत्रा। डॉक्टर बत्रा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अनिका बोली, ये तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बोलते हुए अनिका डॉक्टर के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। दूसरी तरफ अर्नब अपने कैबिन में काम कर रहा था। तभी रोनित अंदर आया। उसके हाथ में एक एनवेल्प था। उसने एनवेल्प अर्नब के सामने रखते हुए कहा, हमने अंजलि पर नजर रखवाई थी। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो डिटेक्टिव ने भेजे हैं। अर्नब ने लैपटॉप बंद किया और एनवेल्प को खोलकर देखने लगा। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थे। अर्नब एक एक कर उन तस्वीरों को देख रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी भौहें सिकुड़ती गई। ये ये फोटो, बोलते हुए अर्नब ने रोनित की तरफ फोटो बढ़ा दिए। ये सब क्या है रोनित? रोनित भी उन फोटोज को देखकर चौंक गया। अर्नब दांत पीसते हुए बोला, अध्या और अर्चित साथ में कैसे? रोनित ने देखते हुए कहा, मैंने उस प्राइवेट डिटेक्टिव से कहा था कि अंजलि और उसकी फैमिली पर नजर रखो। शायद उसने अर्चित पर नजर रखते समय ये फोटोज ली होंगी। अर्नब ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो चेयर पर बैठा और माथे पर हाथ रखकर रगड़ने लगा। कुछ देर रुककर अर्नब ने कहा, अंजलि के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। रोनित ओके बोलकर चला गया। अर्नब ने फोटो को देखा और बुदबुदाया, अध्या, तुम्हें यही मिला था। अर्नब अंजलि को कॉलेज के समय से जानता था कि वो कैसी है और उसका बिहेवियर कैसा है। उसे डर था कहीं अर्चित भी उसके जैसा न हो। अर्नब गुस्से में मुट्ठियां भींचकर रह गया। इधर अनिका के सामने बैठे डॉक्टर बत्रा पसीने से भीगे हुए थे। अनिका बोली, रिलैक्स डॉक्टर बत्रा, रिलैक्स। ये बातें हमारे ही बीच रहेंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना बोलकर अनिका उठी और उनके कैबिन से निकल गई। उसके होठों पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि तभी एक आदमी से टकरा गई। इससे पहले कि दोनों गिरते, उस आदमी ने खुद को संभालते हुए उससे भी पकड़ लिया। आप ठीक हैं? एक सॉफ्ट आवाज अनिका के कानों में गई। अनिका ने उस ओर देखा और अपना दुपट्टा संभालते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स माई प्लेजर, बट थोड़ा संभल कर चलिए मैडम। हर बार मैं नहीं आऊंगा आपको संभालने। अनिका अपनी आंखें सिकोड़ टच कर कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आई एम मैरिड सो डोंट ट्राई टू फ्लर्ट विद मी। अनिका ये बोलकर चली गई। उस लड़के ने अनिका को देखते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा इंतजार ही कर लेती मेरा। और एक आंख दबाते हुए वो भी चला गया। मुझे तो कल भी बाहर जाना होगा। अब रोज रोज माँ से बाहर जाने की परमिशन कैसे लूं? माँ तो मना ही कर देंगी। अनिका सोचते हुए बेख्याली में चली जा रही थी कि तभी सामने से आ रहे आर्या से टकरा गई। आर्या ने अनिका को संभालते हुए कहा, भाभी जरा संभल कर, कहाँ ध्यान है आपका? अनिका अटकते हुए बोली, सॉरी मैं वो। आर्या ने उसे रोकते हुए पूछा, आप ठीक हैं? अनिका बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम आज ऑफिस नहीं गए? आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ऑफिस ही जा रहा था, पर बड़ी माँ ने रोक लिया। उसकी बात सुनकर अनिका को एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए बोली, आर्या मेरा एक काम करोगे? आर्या शायराना अंदाज में एक्टिंग करते हुए बोला, जी भाभी बताइए क्या काम है? ये देवर आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। अनिका हंसने लगी। इधर अंजलि कुछ काम कर रही थी जब माया उसके कैबिन में आई। माया अंजलि की असिस्टेंट होने के साथ साथ उसकी अच्छी दोस्त भी थी। वो सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए बोली, यू नो व्हाट, मैं कौन सी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हूँ?
अंजलि ने लैपटॉप से नजरें हटाकर माया की तरफ सवालिया नजरों से देखा। माया मुस्कुरा रही थी। उसे इतना खुश देखकर अंजलि बोली, माया, अब बताओगी भी कि क्या न्यूज़ है? माया खुश होकर बोली, अर्नब के मैनेजर रोनित ने मुझे कांटेक्ट किया है। अंजलि चौंकते हुए बोली, व्हाट? पर क्यों? माया बोली, अर्नब तुमसे मिलना चाहता है। उसे तुमसे अकेले में मिलना है। अंजलि खुद से बोली, मुझसे मिलना चाहता है? पर क्यों? माया अपनी धुन में बोल रही थी, मैंने कह दिया कि आज तुम्हारा शेड्यूल बिजी है। चेक करके बताती हूँ तुम कब फ्री हो। तभी अंजलि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अर्नब मुझसे मिलना चाहता है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी। पिछले 3 सालों में ये पहली बार है जब अर्नब खुद मुझसे मिलना चाहता है। तुम एक काम करो माया, कल रात के डिनर पर मेरी मीटिंग फिक्स करो। मैं भी तो जानूं वो कौन सी वजह है जो अर्नब को मुझसे मिलने के लिए मजबूर कर गई। उसी दिन रात में करीब 9 बज रहे थे जब एक स्पोर्ट्स कार अनीका के घर के बाहर आकर रुकी। कार में से आर्या बाहर आया और उससे टिककर खड़ा हो गया। वो इधर उधर देखते हुए किसी का इंतजार करने लगा। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। आयुषी उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। आर्या उसे देखकर मन ही मन बोला, इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? ये ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आ रही है? कहीं इसने मुझे दोबारा मारने के लिए तो नहीं बुलाया? ये ख्याल आते ही आर्या ने झट से अपने दोनों गालों पर हाथ रख ली और नाव में सिर हिलाने लगा। आयुषी ने उसे अजीब नजरों से देखा और खुद से बोली, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? आर्या डरते हुए बोला, देखो, अगर तुमने मुझे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए बुलाया है तो मैं इस बार सबको बता दूंगा कि तुम मुझे अकेले में बुलाकर मारती हो। आयुषी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। आर्या 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, दूर रहो, मैंने कहा ना। आयुषी झुंझला कर बोली, अरे मैं आपको मार नहीं रही हूँ। आर्या सीधा खड़ा हो गया और हाथ नीचे करते हुए बोला, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आयुषी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे सॉरी कहना था। मैंने कुछ ज्यादा तेज मारा था ना। आर्या फिर पीछे हटते हुए बोला, मुंह से बोलो ना, छूने की क्या जरूरत है? आर्या को खुद से इतना डरते देख आयुषी को हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। आर्या बोला, इट्स ओके, पर आगे से फिर कभी मरोगी तो नहीं? आयुषी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आर्या बोला, तुम्हें बस मुझसे यही कहना था। आयुषी ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्या मुस्कुराकर बोला, ओके, मैंने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया। बाय, गुड नाइट। बोलता हुआ वो कार में बैठ गया और आयुषी अंदर चली गई। उसे अंदर जाते देख आर्या खुद से बोला, एक सॉरी के लिए इसने मुझे यहाँ बुलाया। ये कॉल पर भी तो कह सकती थी। एक सेकंड, इससे मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके बगल में एक और कार आकर रुकी। आर्या उस कार में झांकने लगा। कार से रोनित बाहर आया। रोनित को देखकर आर्या ने भौहें सिकोड़ी। रोनित भाई, इस टाइम क्यों आए हैं? रोनित दरवाजा बंद करते हुए जैसे ही मुड़ा, आर्या को देखकर चौंक गया। आर्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्या उसके पास आते हुए बोला, सेम क्वेश्चन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोनित अटकते हुए बोला, मैं वो, अर्नब ने मुझे भेजा है। पर तुम यहाँ कैसे? आर्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे बड़ी माँ ने भेजा है। फिर दोनों यहाँ वहां देखने लगे। तभी उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। दोनों ने एक साथ कहा, ये आवाज कैसी? आर्या बोला, शायद घर के पीछे से आ रही है। दोनों घर के पीछे की तरफ चले गए। 2 लोग घर की दीवारों पर कुछ डाल रहे थे। ध्यान से देखने पर लगा कि पानी जैसा कुछ है, पर स्मेल से उन्हें पता चल गया कि वो पेट्रोल है। आर्या और रोनित ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और उन आदमियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागे। अपनी ओर उन्हें आता देख वो दोनों आदमी भी भागे, पर आर्या और रोनित ने उन्हें दबोच लिया। रोनित और आर्या एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आर्या ने पूछा, अब इनका क्या करें? रोनित धीरे से हंसते हुए बोला, करना क्या है, ले चलते हैं पिंजरे में। अब अर्नब ही बताएगा इनके साथ क्या करना है।
वो दोनों आदमी उनके सामने जमीन पर पड़े थे और दर्द में कराह रहे थे। रौनित और आर्या ने दोनों की अच्छी खासी खातिरदारी की थी। रौनित दोनों आदमियों को भी उसी जगह ले आया जहां उसने हर्षवर्धन को रखा था। हर्षवर्धन दोनों को देखकर सोचते हुए खुद से बोला, अब इन दोनों ने क्या किया जो इन्हें यहां ले आए। रौनित उन्हें भी रस्सी से बांधकर चला गया। वो दोनों दर्द में कराह रहे थे। तभी हर्षवर्धन ने उनकी ऐसी हालत देखकर पूछा, क्या कांड किया है तुम दोनों ने? दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा, फिर हर्षवर्धन को देखने लगे और दोनों में से एक ने कहा, ये बताओ तुमने क्या किया है? हर्षवर्धन मुस्कुरा दिया, मैंने कुछ किया है तभी तो यहाँ हूँ। पर तुम दोनों ने किया क्या है? हर्षवर्धन के सवाल पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक आदमी ने कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोगों को मारने पीटने का। हर्षवर्धन बोला, ओह, तो तुम दोनों छोटे मोटे गुंडे हो। दोनों आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम रघु था वो बोला, हम छोटे मोटे गुंडे नहीं, नाम चलता है अपन का। एक बार हमारे इलाके में आकर बस एक बार रघु भाई का नाम लेना, बच्चा बच्चा जानता है अपन को। हर्षवर्धन बीच में बोला, तो यहाँ कैसे आ गए? रघु बोला, एक फैमिली को जलाकर मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आग ही लगा रहे थे घर में कि तभी ये दोनों आ गए। हर्षवर्धन ने पूछा, वो कैसी फैमिली थी? रघु सोचते हुए बोला, वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। यही तो समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े आदमी की क्या दुश्मनी होगी उस फैमिली से। हर्षवर्धन मन ही मन खुद से बोला, ये दोनों किस फैमिली की बात कर रहे हैं? क्या रिश्ता है अर्नब का उस फैमिली से? किसने उस फैमिली को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा? अपने मन में ढेरों सवाल लिए हर्षवर्धन ने एक बार फिर पूछा, तुम्हें किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? रघु बोला, हम नहीं बता सकते। हर्षवर्धन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी नहीं चलेगी उसके आगे, वो तुमसे सच निकलवा कर रहेगा। अच्छा होगा तुम अभी बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम हमारी मदद करोगे? खुद यहाँ न जाने कब से कैद हो और हमारी मदद करोगे? बोलते हुए दोनों हंसने लगे। हर्षवर्धन उन्हें मुंह बनाकर देखने लगा। अर्नब अध्या से बात करने का इरादा कर उसके रूम में गया तो देखा अनिका और अध्या दोनों बातें कर रही थीं। अनिका की पीठ अर्नब की तरफ थी और उसका चेहरा अध्या के सामने। अध्या अर्नब को देख मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए न। अनिका ने पलटकर देखा। अर्नब दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले खड़ा था। अनिका उठी और मुस्कुराते हुए बोली, आपको कुछ काम था? अर्नब ने नमे सिर हिला दिया। तभी अध्या बोली, क्या भाभी, ये कैसे सवाल कर रही हैं आप भाई से? जब उन्हें कुछ काम होगा तभी वो यहाँ आएंगे क्या? मैं जा रही हूँ लॉन में टहलने, आप दोनों बात करिए। अध्या जाने लगी। तभी दरवाजे पर खड़े अर्नब ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मैं बस तुम दोनों को देखने आया था। गुड नाइट। इतना बोलकर अर्नब चला गया। अनिका और अध्या भी उसे विश कर बेड पर आ गईं। अनिका कल के बारे में सोच रही थी। उसे कल फिर घर से बाहर जाना था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराधना उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अर्नब भी कल अंजलि से मीटिंग के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह अर्नब ऑफिस के लिए निकल गया था। आर्या ऑफिस देर से जाने वाला था। वो जब ब्रेकफास्ट करने नीचे आया तो अनिका ने उसे आंखों से कुछ इशारे किए। उसे अनिका की कही कल की बात याद आई। आर्या ने भी धीरे से पलकें झपका दीं। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए अनिका की तरफ देखकर कहा, सॉरी भाभी, मैं तो भूल ही गया था आपको गिफ्ट देना।
आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, सबने आपकी पहली रसोई पर आपको कुछ न कुछ गिफ्ट में दिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं दिया आपको। आर्या की बात को बीच में काटते हुए मेघना बोली, बहुत जल्दी नहीं याद आ गया तुझे? आर्या बोला, क्या करूं माँ? बड़ी माँ ने इस छोटे बच्चे पर इतनी जिम्मेदारी डाल दी है। इतना सुनते ही आराधना बोली, 24 साल के हो गए हो और अभी भी खुद को बच्चा कह रहे हो। और जिस जिम्मेदारी की तुम बात कर रहे हो ये कुछ भी नहीं, आगे तुम्हें और भी बहुत कुछ संभालना है। आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बड़ी माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, पर अभी मैं अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर लूं। आराधना और मेघना उसे सवालिया नजरों से देखने लगीं। अक्षिता हॉल में बैठी थी, पर उसके कान डाइनिंग टेबल की तरफ ही थे। दोनों को खुद की तरफ देखता पाकर आर्या बोला, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आराधना बोली, तुम किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? क्या तुम शादी करना चाहते हो? आर्या ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं बड़ी माँ, मुझे कोई शौक नहीं अपनी जिंदगी में तूफान लाने का और सुख चैन खो देने का। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। आर्या बोला, मैं तो बस भाभी को आज अपने साथ ले जाना चाह रहा था, ताकि उनकी पसंद का कुछ अच्छा सा गिफ्ट उन्हें दिला सकूं। आराधना बोली, नहीं, अब तुम अनिका को एक साथ ही सारे गिफ्ट दे देना। कल ही अनिका बाहर गई थी और आज भी तुम उसे बाहर ले जाओगे तो उसके चेहरे का ग्लो चला जाएगा। आर्या ने जिद करते हुए कहा, क्या बड़ी माँ, भाभी इतनी खूबसूरत हैं, एक दिन से कुछ नहीं होगा। हम पास के ही मॉल जाएंगे और बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। आराधना को मानना ही पड़ा, उसने हाँ कह दी। अनिका खुश हो गई। आर्या और अनिका दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी। अक्षिता ने उनकी ये इशारेबाजी देख ली थी और मन ही मन खुद से बोली, चल क्या रहा है? इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पता करना होगा। अक्षु खुद से बातें करती हुई अक्षिता अपने रूम में चली गई। जब थोड़ी देर बाद आर्या और अनिका घर से निकले तो उनके निकलते ही उनके पीछे अक्षिता भी दूसरी कार लेकर निकल गई। इस बात से अनजान की अक्षिता उनका पीछा कर रही है। अनिका और आर्या दोनों बात करने में मशरूफ थे। तभी अनिका हंसते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, क्या आपने उसकी सॉरी एक्सेप्ट की? आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आपको पता है? इसका मतलब उसे मेरा नंबर आपने ही दिया है। अनिका ने सिर हिला दिया, कल उसने फोन किया था, तुम्हारा नंबर मांग रही थी। मैंने पूछा तो उसने सब बता दिया। आर्या स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए झुंझलाकर बोला, सिली गर्ल। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, उसे झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए जब उससे कोई कुछ भी पूछता है तो वो सब बता देती है। आर्या खिसियाकर बोला, झूठ बोलना नहीं आता पर थप्पड़ मारना आता है। अनिका जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ ऑफिस में रौनक ने अर्नब को कल रात की घटना के बारे में बताया तो वो चौंक उठा। क्या? पर उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो उन्हें मरवाने की साजिश करे? रौनक सिर हिलाते हुए बोला, पता नहीं सर, पर अगर मैं और आर्या वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अर्नब गुस्से में बोला, कहाँ हैं वो लोग? रौनक बोला, उन्हें वहीं रखा है जहां हर्षवर्धन है। अर्नब रौनक की बात सुनते ही चला गया। आर्या की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। ये वो हॉस्पिटल नहीं था जहां कल अनिका आई थी, ये वो हॉस्पिटल था जहां अनिका अध्या के साथ आई थी जब मॉल के बाहर उसका माइनर एक्सीडेंट हो गया था। आर्या गहरी सांस लेकर बोला, भाभी आप यहाँ क्यों आई हैं? आप ठीक तो हैं ना? आर्या की परवाह देखकर अनिका बोली, मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेनी थी। माँ को अगर बताती तो वो परेशान हो जाती
आप भी घर में किसी को मत बताना। आर्या ने सिर हिलाते हुए ओके बोल दिया। अनिका बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अपनी बात पूरी कर अनिका हैंडबैग लेकर बाहर आ गई। अक्षिता की कार आर्या की कार से कुछ दूरी पर खड़ी थी। अनिका को बाहर निकलते देख अक्षिता बोली, ये हॉस्पिटल मॉल कब से बन गया? ये यहाँ क्यों आई है? अक्षिता ने अपने मुंह पर मास्क लगाया और स्कार्फ पहनकर अनिका के पीछे पीछे चली गई। अनिका एक डॉक्टर के केबिन में गई और उनसे बात करने लगी। अक्षिता केबिन के बाहर कान लगाए खड़ी थी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। वो गुस्से में झुंझलाकर बोली, अब कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्टर से अंदर क्या बात कर रही है? वो एक हाथ का पंच बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर गुस्से में मार रही थी कि तभी डोर खुलने की आवाज आई। अक्षिता फौरन ही पलटकर जाने लगी। वो जल्दबाजी में एक नर्स से टकरा गई और उस नर्स के हाथ में पकड़ा सामान नीचे गिर गया। अक्षिता जल्दी से बोली, सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो नर्स उस पर गुस्सा करने लगी। अनिका केबिन से बाहर आई और शोर सुनकर उस तरफ देखने लगी। अनिका हौले से मुस्कुराई और चली गई। आर्या अनिका को घर ड्रॉप कर ऑफिस चला गया। वो ऑफिस आया तो कल की घटना के बारे में बात करने वो अर्नब के केबिन में गया, पर वहां अर्नब नहीं था। आर्या सोचते हुए खुद से बोला, लगता है रौनित भाई और अर्नब भाई दोनों वहीं गए हैं। आर्या वापस अपने केबिन में चला गया। अर्नब उन दोनों आदमियों के सामने बैठा था। उसके इशारे करने पर गार्ड ने दोनों आदमियों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया। दोनों दर्द में बुरी तरह चीख पड़े। अर्नब ने एकदम रिलैक्स होकर कहा, तो क्या अब भी तुम दोनों अपना मुंह नहीं खोलोगे? दोनों दर्द में कराहते हुए बोले, हमें ये नहीं पता कि उनकी क्या दुश्मनी है उन लोगों से, बस हम उनका नाम जानते हैं। रौनित ने आगे आते हुए पूछा, क्या नाम है उनका? रघु बोला, 2 दिन पहले हमारे भाई से मिलने 2 आदमी आए थे। उन्होंने अपना नाम डेविड और रॉय बताया था और उस परिवार को मारने के लिए कहा था। उनकी शर्त थी कि उनकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए, इसलिए हम उन्हें घर में आग लगाकर मारने वाले थे। अर्नब के इशारे पर गार्ड फिर से उन्हें मारने लगे। अर्नब रूम से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे रौनित भी बाहर आया। अर्नब गाड़ी में बैठते हुए बोला, पता करो ये डेविड और रॉय कौन हैं और उनकी क्या दुश्मनी है अनिका के परिवार से। अनिका की फैमिली की प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करो। रौनित ओके सर बोलते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। दोपहर का समय ऑफिस में आर्या और अर्नब लंच कर रहे थे। रौनित भी उनके साथ ही बैठा था। अर्नब ने दोनों की तरफ बिना देखते हुए कहा, तुम दोनों कल अनिका के घर क्यों गए थे? इतना सुनते ही दोनों एक साथ खांसने लगे। अर्नब ने दोनों को एक नजर देखा और पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने पानी पीकर एक दूसरे को देखा। अर्नब फिर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? आर्या जल्दी में बोला, कुछ नहीं भाई। अर्नब ने फिर से सवाल किया, तो फिर बताओ तुम दोनों कल क्या कर रहे थे वहां? पर दोनों की ही समझ नहीं आया कि वो अर्नब से क्या कहें। रौनित के जाने की वजह अर्नब जानता था, पर आर्या का वहां जाना उसे समझ नहीं आया। आर्या कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल करने वाले को मन ही मन ढेर सारी दुआएं दी और फोन रिसीव करता हुआ केबिन से निकल गया। उसके जाते ही अर्नब ने रौनित की तरफ देखा तो वो इधर-उधर देखने लगा। फिर आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोला, मैं और सुरभि कॉलेज में साथ थे, वो मेरी क्लासमेट थी। अर्नब ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा, हम आगे? रौनित अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, फिर अचानक से उसने कॉलेज आना छोड़ दिया और जब मैं उससे मिलने उसके घर गया तो उसने घर भी बदल दिया था।
पर जब अनिका जी के कहने पर उनके घर गया तो दोबारा सुरभि को देखा। काफी टाइम हो गया था, पर फिर भी उसने मुझे पहचान लिया। रौनित एक सांस में सब बोल गया। उसके चुप होते ही अर्नब बोला, कल क्यों गए थे, ये तुमने अभी तक नहीं बताया। रौनित मन ही मन खुद से बोला, लगता है सर सब जानकर ही रहेंगे, अरे कुछ तो छोड़ दो। रौनित ने हिम्मत कर अर्नब की तरफ देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रहा था। रौनित गहरी सांस लेकर बोला, मैं उसे कॉलेज टाइम में पसंद करता था और जब उसे प्रपोज करने का सोचा तो वो अचानक से गायब हो गई। उसे दोबारा देखा तो एक बार फिर मुझे उससे प्यार हो गया। इस बार वो फिर गायब न हो जाए, ये सोचकर मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी, पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया सर। कल रात वो बताने वाली थी कि उसकी मर्जी क्या है, इसलिए मैं कल उसके घर गया था। अर्नब रौनित की बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दिया। रौनित अर्नब की हंसी से चिढ़कर बोला, क्या सर, आप हंस रहे हैं? यहाँ मैं इस टेंशन में मरा जा रहा हूँ कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। अर्नब हंसते हुए बोला, डोंट वरी, वो मना नहीं करेगी। रोनित जल्दी से बोला, पक्का सर? अर्नब ने सिर हिला दिया। रोनित खुश होकर बोला, अगर उसने हाँ कह दी न सर, तो मैं आपको डिनर पर ले जाऊंगा। अर्नब ने एक आईब्रो उठाकर देखा तो रोनित को रियलाइज हुआ कि वो जल्दबाजी में क्या बोल गया। उसने सिर झुका लिया। अर्नब बोला, डिनर पर ले जाना, पर मुझे नहीं, उसे ले जाओ। रोनित ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो एक पॉश होटल था जिसके एक वीआईपी रूम में अर्नब और अंजलि एक दूसरे के सामने बैठे थे। माया और रोनित दोनों उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। अंजलि धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, सो आज इतने दिनों बाद तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? बात तो इम्पोर्टेंट है, तभी तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, वरना इतने सालों में तो तुमने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ। अर्नब ने गहरी सांस लेकर कहा, बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात मेरे तुमसे न मिलने की, तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया था, उसके बाद क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा करता? तुमने जिस तरह मीडिया में वो फेक न्यूज़ दी, उसके बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तुम जानती भी हो। अंजलि बीच में बोली, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। मैंने भी तो तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने क्या किया? तुमने हर बार मेरा भरोसा तोड़ा अर्नब। पहले मुझे रिजेक्ट किया, फिर मेरे डैड के ऑफर को रिजेक्ट किया और एक के बाद एक मेरे हाथ से सारे प्रोजेक्ट छीनते चले गए। ऐसे में मैं क्या करती? अर्नब बोला, लाइफ में प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर चल पड़ो। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की, पर तुमने खुद ही मना कर दिया। अंजलि गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो क्या करती? अपने डैड के कातिल से मदद लेती। अर्नब की भौहें तन गईं। अंजलि बोली, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती अर्नब, कभी नहीं। अर्नब दांत पीसते हुए बोला, तुम बार बार अंकल की मौत का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो? अंजलि गुस्से में अर्नब को घूरते हुए बोली, क्योंकि उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने उस दिन डैड का साथ दिया होता तो आज वो मेरे साथ होते। पर नहीं, तुम्हें तो सबके सामने हीरो बनना था ना। उस रात मैंने अपने पापा ही नहीं, अपना सब कुछ खो दिया और तब से ही अर्नब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। और ट्रस्ट मी, तुम्हें बर्बाद करने का मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। अर्नब बोला, इतना गुस्सा भरा है तुम्हारे मन में मेरे लिए? एक टाइम था जब तुम मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी, रैना से भी। जब भी मेरी और रैना की लड़ाई होती, तुम हमेशा मेरे साथ देती। हमारी दोस्ती पर सब प्राउड करते थे अंजलि। अंजलि फिर गुस्से में बोली, वो अतीत है और आज मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ और तब तक करती रहूंगी जब तक मैं अपने डैड का बदला नहीं ले लेती।
अर्नब ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें समझाना बेकार है क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। मैंने अंकल को अकेले में भी समझाया था पर वो नहीं माने, इसलिए मुझे उन्हें सबके सामने एक्सपोज करना पड़ा। और उस रात सिर्फ तुमने अपने डैड को नहीं खोया था, मैंने भी अपने डैड को खोया था। जितना दर्द तुम्हें हुआ था उतना ही दर्द मुझे भी हुआ था। जब गुस्सा शांत हो जाए तुम्हारा तो ठंडे दिमाग से सोचना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत। अंजलि रूड टोन में बोली, तो तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था। अर्नब खड़ा होकर अपना ब्लेजर ठीक करते हुए बोला, रीजन कुछ और था पर तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम उसे समझोगी भी। अपनी बात पूरी कर अर्नब जाने लगा, फिर डोर के पास रुककर बिना अंजलि की तरफ देखे बोला, आई होप अर्चित तुम्हारी तरह न सोचता हो। इतना बोलकर अर्नब बिना खाना खाए चला गया और उसके पीछे रौनित भी चला गया। उसके जाते ही अंजलि ने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका और गुस्से में हांफने लगी। रात के करीब 11 बजे अर्नब घर आया तो अनिका उसे हॉल में इंतजार करती हुई मिली। अनिका को देखकर अर्नब हौले से मुस्कुरा दिया। उसकी सारी टेंशन कुछ ही पल में दूर हो गई। अनिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सारे दर्द को भुला गया था। वो अनिका के करीब जाकर उसके गले लग गया और उसे अपनी बाहों में भर कर बोला, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अनिका हौले से मुस्कुरा दी और उसके गले लगे हुए ही बोली, आपने खाना खाया। अर्नब धीरे से भनभनाया पर फिर भी अनिका को उसकी बात समझ आ गई। अनिका बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपका खाना कमरे में ले आऊंगी। अर्नब अलग हुआ और उसके माथे को चूमकर सीढ़ियां चढ़ गया। अनिका तब तक अर्नब को देखती रही जब तक वो अपने कमरे में नहीं चला गया। उसके कमरे में जाते ही अनिका बाहर चली गई। वो लॉन में आई तो एक शख्स उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था और ऊपर की तरफ आसमान को घूर रहा था। आप आ गए, अनिका की आवाज सुनकर वो शख्स उसकी तरफ मुड़ा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रौनित था। रौनित अनिका के पास जाते हुए बोला, आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? अनिका ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। रौनित भौहें सिकोड़कर बोला, मदद? कैसी मदद? अनिका बोली, मैंने आपको एक नंबर सेंड किया है, मुझे इस नंबर की पूरी डिटेल चाहिए। रौनित बोला, ये नंबर किसका है? अनिका सिर हिलाते हुए बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों कहती। सॉरी, मैं निकालता हूँ इस नंबर की डिटेल। इतना बोलकर रौनित जाने लगा तो अनिका उसे रोकते हुए बोली, एक बात और कहनी थी। रौनित रुक गया और पलटकर उसे देखने लगा। इस बारे में आप अर्नब जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज जीजा जी। रौनित चौंक गया, उसका ध्यान जीजा जी पर अटक गया। रौनित हैरानी से बोला, क्या कहा आपने मुझे? रौनित को लग रहा था जैसे उसने गलत सुन लिया है, इसलिए वो दोबारा पूछकर कंफर्म कर रहा था। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, जीजा जी, अब दीदी से शादी के बाद आप मेरे जीजू ही तो बनेंगे। क्या अब आप मेरी इतनी सी बात मान सकते? रौनित अनिका की बातों को इग्नोर कर बोला, तो क्या सुरभि की हाँ है? अनिका सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। क्यों, दी ने आपको अभी तक नहीं बताया? रौनित को कल रात का ख्याल आया जब वो सुरभि से बात करने गया था और वो लोग उसे मिल गए थे। उसकी बात ही कहाँ हो पाई थी सुरभि से। रौनित बोला, मैं गया तो था, कल घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आप टेंशन मत लो, मैं आपका काम कर दूंगा और सर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। रौनित अपनी बात पूरी करते ही चला गया। अब उसे सुरभि से मिलने की जल्दी थी। अनिका खाना लेकर अपने कमरे में आई, तभी अर्नब भी फ्रेश होकर आया। खाने की खुशबू लेते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बनाया है ना? अनिका ने होले से सिर हिला दिया। अर्नब से मिलकर आने के बाद अंजलि उसके बारे में ही सोचे जा रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ।
उसने टेबल पर पड़े अपने फोन को उठाया और डिस्प्ले देखते हुए बोली, ये रैना इस टाइम क्यों कॉल कर रही है मुझे? अंजलि ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से रैना ने घबराती हुई आवाज में कहा, हेलो अंजलि, आई नीड योर हेल्प यार। अंजलि बोली, देखो रैना, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बहुत हेल्प कर चुकी हूँ। इसके आगे मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकती। रैना बोली, पर अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा बोलो, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? रैना बोली, तुम मेरे घर आ सकती हो अभी? अंजलि बोली, अभी क्यों? रैना बोली, प्लीज अंजलि, कम टू माय होम राइट नाउ। तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अंजलि गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और चाबियां लेकर रूम से निकल गई। उसने अर्चित के डोर पर नॉक किया। अर्चित ने उबासी लेते हुए डोर खोला और अंजलि को सामने देखते ही बोला, दी, आप अभी तक सोई नहीं? अंजलि बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अर्चित बोला, पर दी, आप इस टाइम कहाँ जा रही हैं? अंजलि बोली, मेरी एक फ्रेंड है, शी नीड्स माय हेल्प। अर्चित बोला, ओके दी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अंजलि बोली, नहीं, तुम सो जाओ, मैं ड्राइवर को लेकर जा रही हूँ। अर्चित बोला, पर दी। अंजलि बीच में बोली, नो अर्चित, तुम रेस्ट करो, कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। अंजलि के इतना फोर्स करने पर अर्चित उसकी बात मान गया और अंजलि ड्राइवर के साथ चली गई। अनिका अर्नब के लिए खाना लेकर आई, तब तक अर्नब भी फ्रेश होकर आ गया। खाने की खुशबू से ही अर्नब समझ गया कि खाना अनिका ने बनाया है। उसने खाना खाया और अनिका के साथ बालकनी में आ गया। मौसम अच्छा था, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अर्नब ने जब अनिका की तरफ देखा तो उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ जाते, जिन्हें वो कुछ परेशान होते हुए अपने हाथों से साइड कर देती। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। अर्नब मुस्कुराते हुए उसके करीब चला गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अनिका एक पल के लिए चौंकी थी, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। अर्नब मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? अनिका ने धीरे से कहा, सब अच्छे हैं। अर्नब ने पलटकर उसे अपने सामने किया और उसे देखते हुए बोला, तुमने कभी अपने डैड के बारे में नहीं बताया, वो कैसे थे? अनिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। जिस ऑफिस में वो काम करते थे, वहां उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बोलते हुए अनिका ने अर्नब की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको पता है, मेरे पापा की कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। हम सब उनसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है अर्नब जी, वो मुझे क्या कहते थे? अर्नब मुस्कुराते हुए बोला, बताओ वो तुम्हें क्या कहते थे? अनिका प्राउडली बोली, मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। अर्नब टकटकी लगाए उसके चेहरे को देख रहा था और उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, जब अनिका के पापा की किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर वो कौन लोग हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं? ये सोचकर अर्नब बोला, ये तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, पर क्या तुम्हें पता चला कि उनका एक्सीडेंट किसने किया था? अनिका सोचते हुए बोली, लेट नाइट वो ऑफिस से घर आ रहे थे जब एक अमीर आदमी की कार ने उनका एक्सीडेंट किया। हमें आज तक नहीं पता चला वो कौन लोग थे जिनकी वजह से मेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। बोलते हुए अनिका की आवाज भारी हो गई और उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्नब ने फौरन ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनिका उसके सीने से लगकर रोने लगी। अंजलि की कार रैना के घर के बाहर आकर रुकी। अंजलि अंदर गई तो रैना हॉल में ही बैठी उसका वेट कर रही थी।
अंजलि उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? रैना उठते हुए बोली, एक प्रॉब्लम हो गई है। अंजलि गंभीर आवाज में बोली, कैसी प्रॉब्लम? रैना झिझकते हुए बोली, अंजलि, आई एम प्रेग्नेंट। बोलने के अगले पल ही रैना ने अपनी मुट्ठी अंजलि के सामने खोल दी। उसके हाथ में किट थी, जिसमें 2 पिंक लाइन साफ साफ दिख रही थीं। पहले तो अंजलि ये देखकर हैरान हुई, फिर अगले ही पल हंसने लगी और हंसते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन। तो अब तुम अर्नब के बच्चे की मां बनने वाली हो। रैना ने धीरे से सिर हिला दिया। अंजलि ने पूछा, तो अब तुम्हें मुझसे कैसी मदद चाहिए? रैना ने मुंह लटकाते हुए कहा, अर्नब ने तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मेरे साथ उस रात था, ऐसे में वो इस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेगा? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम इस बारे में उसे नहीं, उसके घर वालों को बताओ। उसकी माँ को बताओ और सबसे पहले उसकी बीवी को बताओ। रैना ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अंजलि उसके ऐसे देखने पर बोली, अब तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर अब क्यों पीछे हट रही हो? रैना बोली, तुम्हें क्या लगता है सब मेरा यकीन करेंगे? आराधना आंटी, वो मुझसे नफरत करती हैं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी? अंजलि मुस्कुराने लगी और अंगड़ाई लेते हुए बोली, जो रास्ता तुमने चुना है वो आसान नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं। तुम्हें मेरी जितनी हेल्प चाहिए थी मैंने की, पर अब से आगे क्या करना है ये तुम खुद सोचोगी। मुझे तो अर्नब की जिंदगी में तूफान लाना था, जो मैं तुम्हारी मदद करके ला चुकी हूँ। अब तो बस मैं आराम से बैठकर लाइव शो देखूंगी। रैना उसे देखती रह गई। अंजलि फिर बोली, जाओ, जाकर तैयारी करो कल सुबह अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ को सरप्राइज देने की। मैं भी उसका चेहरा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रैना बोली, क्या सच में मैं ये करूं? अंजलि ने कहा, यस डियर, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आज पूरे दिन उन दोनों आदमियों को बहुत टॉर्चर किया गया था। इस दौरान वे बेहोश हो गए। अभी जब वो दोनों होश में आए तो फिर से खुद को उसी जगह पाया। हर्षवर्धन दोनों के सामने बैठा उन्हें तरस भरी नजर से देख रहा था। मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं, वो सच निकलवा कर रहेगा। हर्षवर्धन बोलते हुए मुस्कुराया और उन्हें देखते हुए आगे बोला, तो चलो अब बता भी दो, किसके कहने पर तुम दोनों उन्हें मारने गए थे? दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे और फिर रघु ने उसकी तरफ देख कहा, डेविड और रॉय के कहने पर। डेविड और रॉय ने हमारे भाई को उस फैमिली को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हर्षवर्धन ये बात सुनकर चौंक गया और मन ही मन खुद से बोला, अंकल की उस लड़की की फैमिली से क्या दुश्मनी। दूसरी तरफ अर्नब के रूम से निकलकर अनिका जब अपने रूम में आई तो उसे अध्या कहीं नहीं दिखी। शायद वॉशरूम में होगी। बोलते हुए अनिका बेड के पास आई। वो जैसे ही बैठने को हुई कि साइड टेबल पर रखा अध्या का फोन रिंग हुआ। इस टाइम किसकी कॉल हो सकती है? बोलते हुए अनिका टेबल के पास आई और फोन उठाकर देखने लगी। अर्चित, ये कौन है? अनिका हाथ में पकड़े फोन को देखते हुए सोच ही रही थी कि कॉल रिसीव करे या नहीं कि तभी अध्या वॉशरूम से आई। उसका फोन अभी भी रिंग हो रहा था। अनिका के हाथ में अपना फोन देखकर अध्या जल्दी से उसके पास आई और फोन उसके हाथ से लेकर कॉल कट कर दिया। वो उसकी तरफ पीट कर हड़बड़ाते हुए बोली, वो भाभी, ये मेरा क्लासमेट है। इसके नोट्स मेरे पास रह गए थे, शायद इसलिए फोन कर रहा है। एक नंबर का गधा है, इसने टाइम भी नहीं देखा कॉल करने से पहले। तभी अनिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम इतना क्यों नर्वस हो रही हो? ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसे कॉल करके बोल दो कल तुम उसे नोट्स दे दोगी। अध्या बोली, भाभी मैं कल उसे नोट्स दे दूंगी, आप परेशान मत होइए। अध्या जाने को हुई
तो अनिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और खुद उसके सामने बेड पर बैठते हुए बोली, वो तुम्हारा क्लासमेट ही है या उससे बढ़कर? देखो अध्या, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हम दोस्त भी तो हैं, अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? मैंने दराज में मिस वॉच देखी थी। जैसे ही अनिका ने ये कहा, अध्या आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। फिर अगले ही पल वो नजरें चुराकर हाथों को रगड़ते हुए सोचने लगी और डरते हुए बोली, भाभी आई लाइक हिम। उसने डरते हुए अनिका को अर्चित के बारे में सब बताते हुए कहा, अंजलि दी के हमसे रिलेशन तो अच्छे हैं, पर भाई और उनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। बिजनेस की वजह से वो दोनों अब पहले की तरह फ्रेंड्स नहीं रहे। अनिका ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, तो क्या अंजलि और अर्नब जी पहले दोस्त थे? अध्या सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, वो दोनों ही नहीं, तीनों, रैना दी भी। पर फिर सब अलग अलग हो गए। अंजलि दी तो अपने डैड की एक्सीडेंट में हुई मौत की वजह भाई को मानती हैं, पर भाभी अर्चित ऐसा नहीं सोचता। उसे सब पता है, गलती उसके डैड की थी। भाई ने तो उन्हें समझाया था, पर फिर भी वो नहीं माने, इसलिए भाई को उन्हें सबके सामने एक्सपोज करना पड़ा। जिस रात ये सब हुआ, उसी रात उनका कार एक्सीडेंट हो गया। बड़े पापा का भी एक्सीडेंट उसी रात हुआ था। अनिका बीच में बोली, एक्सीडेंट कब हुआ था? अध्या बोली, जब रैना दी सब छोड़कर लंदन चली गई थीं, उनके जाने के 6 महीने बाद ही ये सब हुआ। भाभी, क्या भाई इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? अनिका ने प्यार से अध्या के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों नहीं करेंगे? तुमने क्या गलत किया? प्यार करना कोई गलती थोड़ी है। वो तुम्हें समझेंगे और मान जाएंगे। हाँ, बस तुम्हारी अंजलि दी मान जाएं। अध्या जल्दी से बोली, अर्चित ने बोला है भाभी, वो अपनी दी को मना लेगा। अनिका गहरी सांस लेकर बोली, देखते हैं। वैसे तुम्हारी अंजलि दी थोड़ी खड़ूस हैं। अध्या हैरानी से बोली, क्या आप उनसे मिल चुकी हैं? अनिका बोली, हाँ, 2 बार मिल चुकी हूँ। अध्या मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, वो पहले ऐसी नहीं थी, अब हो गई है। अनिका बोली, ठीक है, अब सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। अध्या अनिका के गले लगकर बोली, थैंक यू भाभी। अध्या के सोने के बाद अनिका ने अपना फोन लिया और एक मैसेज टाइप कर किसी को सेंड कर दिया। अगली सुबह अर्नब रेडी हो रहा था और उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था। अर्नब ने टाई पहनते हुए फोन पर एक नजर डाली तो रैना की कॉल देखकर झुंझला गया। ये कॉल क्यों कर रही है? बोलते हुए अर्नब ने एक हाथ से कॉल कट कर फोन ऑफ कर दिया। वो रेडी होकर आया, तब तक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व हो गया था। अनिका उसकी प्लेट लगा रही थी कि तभी आर्या अर्नब के बगल में बैठते हुए बोला, भाभी, मेरी प्लेट में भी सर्व करना। अनिका कुछ कहती, उससे पहले ही अक्षिता उठकर आर्या के पास आ गई और उसकी प्लेट में सर्व करते हुए बोली, मैं कर देती हूँ। आर्या जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अक्षिता, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये सुनकर अध्या को हंसी आ गई। अक्षिता जल्दी से बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्या मन ही मन बड़बड़ाया, तुम्हें देखकर नहीं लगता, और फिर सैंडविच खाने लगा। आर्या सैंडविच खाते हुए बोला, कभी कभी लोग कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देते हैं। अध्या बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका अगला शिकार आप हो भाई? आर्या मुंह बनाकर धीरे से बोला, मुंह बंद कर अपना, कुछ भी बोलती है। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि ये भाई में इंटरेस्टेड है, मुझ में नहीं। अध्या मुस्कुराते हुए बोली, पर भाई के सामने इसकी दालगली कहाँ? मैं तो श्योर हूं ये अब आप पर लाइन मार रही है। बच के रहना, कहीं शिकार ना हो जाओ आप इसके तीरों का। आर्या अध्या को घूरने लगा। अर्नब ब्रेकफास्ट के बाद अनिका को बाय बोलकर ऑफिस के लिए जाने लगा,
तभी आराधना ने उसे रोकते हुए कहा, अर्नब थोड़ा जल्दी आना। अर्नब बोला, क्यों माँ, कुछ है क्या आज? आराधना बोली, जब शाम को आओगे तो पता चल जाएगा। अर्नब सिर हिलाकर चला गया। आर्या ब्रेकफास्ट फिनिश करके उठने लगा तो अक्षिता उसे रोकते हुए बोली, आर्या तुमने कॉफी नहीं पी? और फिर जल्दी से एक कप कॉफी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये गरम गरम कॉफी तुम्हारे लिए। आर्या अक्षिता को आईब्रो उठाकर देखने लगा। वहीं अध्या की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए वहां से चली गई। आर्या ने एक नजर कॉफी को देखा और अक्षिता की तरफ देखकर कहा, नो थैंक्स, आज मेरा मूड नहीं है। आर्या जाने लगा तो अक्षिता उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुम शाम को कब तक वापस आओगे? अक्षिता के सवाल पर आर्या उसे घूरने लगा। क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? मैं किसी भी टाइम वापस आऊं, तुम्हें इससे क्या? अक्षिता क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, एक्चुअली मुझे बाहर जाना था, क्या तुम मुझे बाहर ले जाओगे? आर्या बोला, सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ। घर में और भी कार हैं तो तुम ड्राइवर के साथ जा सकती हो। ये बोलकर वो चला गया। तभी उसकी नजर हॉल में खड़ी आयुषी पर पड़ी। आयुषी को देखकर आर्या मन ही मन बोला, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं मुझे फिर से डराने तो नहीं आई? खुद से बात करते हुए आर्या आयुषी के पास चला गया। आयुषी उसकी तरफ पीठ किए खड़ी इधर उधर देख रही थी कि तभी आर्या धीरे से उसके कान में बोला, किसे ढूंढ रही हो तुम? आयुषी अचानक उसके इतने पास से बोलने पर डर गई। वो जैसे ही मुड़ी, आर्या को इतने नजदीक देखकर एकदम से पीछे हुई और गिरने लगी, पर तभी आर्या ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और संभालते हुए बोला, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझे देखकर तुम बार बार डर जाती हो। आयुषी अटकते हुए बोली, नहीं, वो आप अचानक आ गए। आर्या बोला, पहले सही से खड़ी हो जाओ और लंबी सांस लेकर आराम से बताओ। आयुषी बोली, वो अनिका दी को लेने आई थी। माँ के साथ कुछ शॉपिंग करना था, दी शाम को वापस आ जाएंगी। आर्या एक आईब्रो उठाकर बोला, ओ शॉपिंग, ठीक है, तुम भाभी को ले जाओ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इतना बोलकर आर्या बाहर चला गया। अक्षिता ने दोनों को बातें करते हुए देख लिया था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर बोली, मुझे तो मना कर दिया और उसे खुद ऑफर कर रहा है। पहले अनिका और अब उसकी ये बहन। पर मैं इस बार हार नहीं सकती। इस बार जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। इतना बोलकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आयुषी हॉल में ही अनिका के आने का इंतजार कर रही थी। तभी मेघना उसे अकेले बैठे देखकर बोली, तुम कब आई आयुषी बेटा? आयुषी ने पलटकर उसे देखा, जी बस अभी आई हूँ। मेघना उसके सामने बैठते हुए बोली, घर में सब कैसे हैं? आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक हैं, और इधर-उधर देखते हुए अनिका को ढूंढने लगी। मेघना आयुषी परेशान होते देख बोली, अनिका तैयार हो रही है बेटा, वो अभी आ जाएगी। तुम कुछ लो न। आयुषी जल्दी से बोली, नहीं आंटी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थीं कि तभी अनिका आ गई। अनिका को देख आयुषी खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। मेघना भी उठते हुए बोली, जा रही हो? पर जल्दी आ जाना, पता है ना आज शाम क्या है? अनिका आराधना को ढूंढते हुए बोली, जी मैं जल्दी आ जाऊंगी। माँ कहाँ है छोटी माँ? हम यहाँ हैं। आराधना उसके पास आई और अनिका को एक कैरी बैग पकड़ाते हुए बोली, इसे बदल लेना, हमें ये रंग पसंद नहीं। सारी तैयारियां भी करनी हैं, तो जल्दी आना बेटा। अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। आयुषी मेंशन से बाहर निकलते ही बोली, दी आपने सबसे झूठ क्यों कहा? आज पहली बार मैंने भी आपके लिए झूठ बोला है।
अनिका बोली, आयुषी, आज मेरा घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था और तेरी मदद के बिना मैं बाहर नहीं जा पाती। आयुषी बोली, अच्छा, इसलिए आपने आधी रात को मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया। अनिका ने से हिलाते हुए कहा, अब क्या करती? मुझे कल शाम को ही पता चला कि अर्नब जी का आज बर्थडे है। आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो आपको जीजू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, इसलिए आपने झूठ बोला। अनिका ने से हिला दिया। दोनों बातें करती हुई गाड़ी के पास आ गईं। आर्या गाड़ी में उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अनिका आर्या के साथ बैठी और आयुषी पिछली सीट पर बैठ गई। आर्या गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आपके कहने पर आज ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने, तो बताइए जाना कहाँ है? आयुषी चौंकते हुए बोली, क्या दी? आपने इनसे भी झूठ बुलवाया। आयुषी चौंकते हुए बोली, क्या दी? आपने इनसे भी झूठ बुलवाया। आर्या हंसते हुए बोला, वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने, सच्चाई की देवी से भी झूठ बुलवा लिया। आयुषी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। अनिका ने आर्या को पता बताया और तीनों निकल पड़े। अनिका को खिड़की से बाहर देखता पाकर आर्या ने सामने लगे आईने को थोड़ा टेढ़ा किया, जिससे उसे आयुषी का चेहरा दिखने लगा। वो भी खिड़की से बाहर देख रही थी। आर्या उसे देख हौले से मुस्कुरा दिया। करीब 45 मिनट ड्राइव करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वो एक ओपन रूफ रेस्टोरेंट था, जहां उनकी टेबल पहले से बुक थी। आर्या ने टेबल पर बैठे इंतजार करते शख्स को देख चौंकते हुए कहा, आप भी यहाँ? उधर अर्नब जब ऑफिस पहुंचा तो आज उसे अकेले ही सब संभालना पड़ रहा था। रोनित ने आज छुट्टी ली थी क्योंकि उसके घरवाले आज उसका रिश्ता लेकर मिश्रा हाउस जा रहे थे। ऊपर से आर्या भी छुट्टी पर था, तो अर्नब को अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ही सब मैनेज करना पड़ रहा था। इस बीच उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था। अर्नब ने काम करते हुए एक नज़र फोन पर डाली, फिर से रैना की कॉल देखकर वो झल्ला गया। उसने कॉल रिसीव की और गुस्से में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रैना? क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? दूसरी तरफ से रैना अर्नब को भड़का देखकर बोली, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अर्नब बोला, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और दोबारा मुझे कॉल मत करना। रैना जल्दी से बोली, अर्नब मेरी बात सुन लो वरना बाद में बहुत पछताओगे। अर्नब ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और रही बात पछतावे की, तो मुझे अब कोई पछतावा नहीं है और नहीं आगे होगा। मेरी पत्नी मेरे साथ है और वो मुझ पर भरोसा करती है। इतना बोलकर अर्नब ने बिना रैना की बात सुने कॉल काट दी। रैना गुस्से में फोन की स्क्रीन देखते हुए बोली, पछताना तो तुम्हें होगा अर्नब, तुमने मेरी कॉल काटी है ना? अब देखना मैं क्या करती हूँ, आज जन्मदिन है न तुम्हारा। देती हूँ तुम्हें ऐसा सरप्राइज की जिंदगी भर आज का दिन नहीं भूलोगे। इधर डेविड और रॉय क्लब के वीआईपी रूम में बैठे थे। अब तक उन्हें भी पता चल गया था कि जिन लोगों को उन्होंने सुमित्रा और उसके परिवार को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो पकड़े गए हैं। यही बात दोनों को परेशान कर रही थी। जिस सच को वो हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते थे, वही बार बार सामने आ रहा था। दोनों नामी बिजनेसमैन थे, ऐसे में उनका ये सच बाहर आना उनके करियर और कंपनी को बर्बाद कर सकता था। 2-3 शॉट्स गले से उतारने के बाद डेविड बोला, अब क्या करें? रॉय ने ग्लास खाली किया और टेबल पर रखते हुए बोला, पता नहीं, पर कुछ तो करना होगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तेरा भतीजा कहाँ है? उससे मदद ले, वो हमें इन सब से बाहर निकाल सकता है। रॉय की बात पर डेविड बोला, वो खुद कई महीनों से गायब है। पुलिस कंप्लेंट की, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला।
रॉय ने अंदाजा लगाते हुए कहा, क्या उसे किसी ने मार दिया या वो कहीं भाग गया? डेविड बोला, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। यहाँ मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है और तुझे उसकी पड़ी है। रॉय चिढ़कर बोला, तो क्या करें यार? अब कैसे निकले इससे? डेविड सोचते हुए बोला, हमारा चेहरा सिर्फ उसी ने देखा है, तो क्यों न सिर्फ उसे ही मार दिया जाए। बाकी सबके खून से क्यों अपने हाथ गंदे करना? रॉय ने सहमति जताते हुए कहा, बात तो सही है, पर उसे मारेगा कौन? डेविड बोला, इस शहर में रघु जैसे और भी लोग हैं। अगर वो हमारे काम नहीं आया, तो उसकी जगह ये काम कोई दूसरा करेगा। रॉय ने सिर हिला दिया और दोनों ड्रिंक करने लगे। अंजलि अपने डेस्क पर रखे कार्ड को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो ओबेरॉय मेंशन से आया एक इनविटेशन कार्ड था। अंजलि कार्ड को देखते हुए बोली, आज तुम्हें अपने जन्मदिन पर जो गिफ्ट मिलने वाला है अर्नब, उसे तुम कभी नहीं भूलोगे। आज तो मैं भी इस पार्टी में शामिल होंगी। इतना अच्छा लाइव शो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? अपनी आंखों से तुम्हें बर्बाद होते हुए देखूंगी। अंजलि खुद से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी कि तभी माया अंदर आई। उसके होठों पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। वो अनिका के पास जाते हुए बोली, अंजलि, तुम्हारी ड्रेस आज शाम की पार्टी के लिए तैयार है। फिर माया ने थोड़ा रुककर पूछा, तुम पक्का उस पार्टी में जाओगी? अंजलि ने होठों पर शातिर मुस्कुराहट लिए धीरे से अपनी पलकें झुका दीं। माया बोली, अंजलि, मुझे कुछ पता चला है। अंजलि उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या पता चला है? माया झिझकते हुए बोली, अंजलि, अर्नब तुम पर नजर रखवा रहा है। अंजलि चौंकते हुए बोली, वहां? माया ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे ऑफिस के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे में कुछ सस्पेक्ट आदमी कैप्चर हुए हैं। अंजलि की भौहें तन गई। उसने मुट्ठी बंद कर मन ही मन खुद से कहा, अर्नब, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम मुझ पर नजर रखवा रहे हो, पर क्यों? अंजलि की आंखों में गुस्सा भरा था और चेहरे पर नफरत वाली भावनाएं थी। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।